Hello everyone, welcome back to our YouTube channel RNCC Nursing Online Coaching and Online Test Series। तो आज की जो अपनी क्लास रहेगी वो अगेन एक एमसीक्यू सेशन रहने वाला है, जिसके अंदर हम कुछ इंपॉर्टेंट फंडामेंटल्स से रिलेटेड इंपॉर्टेंट इमेजेस देखेंगे हम। साथ ही साथ में कुछ थ्योरेटिकल एमसीक्यू सोल्व करेंगे जो आपके प्रायोरिटी बेस रहेंगे, या फिर जिनसे डायरेक्ट एमसीक्यू पूछे गए हैं एम्स के अंदर, वो एमसीक्यू यहाँ पे अपन सोल्व करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज के अपने सेशन को बिना किसी देरी के। और शुरू करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, हमारे ऑफिशियल ऐप पे जो आपको लोगो दिख रहा है, इसी से हम क्या, हमारी ऑफिशियल ऐप है आरएनसीसी की, तो इसी पे हम क्या कर रहे हैं, अभी मॉडल टेस्ट पेपर हमने लॉन्च किए हैं, 10 टेस्ट पेपर है उसके अंदर, और एमसीक्यू आपके जो अभी रिसेंट पैटर्न जो एम्स ने बताया है उसी पैटर्न के एमसीक्यूज वहाँ पे आपको मिलेंगे, प्रैक्टिकल बेस्ड एमसीक्यू या फिर आप कह सकते हो सिनेरियो बेस्ड एमसीक्यू। ठीक है, टोटल 10 टेस्ट पेपर हमने बनाए हैं नॉर्थ साइड के पैटर्न के, तो एक बार आप उन्हें भी कंसिडर कर सकते हैं। प्राइस एकदम अफोर्डेबल रखी है हमने। ठीक है, तो एक बार आप जरूर कंसिडर कीजिएगा। शुरू करते हैं अपने सेशन को। फर्स्ट एमसीक्यू है अपना, ड्रग यूज्ड फॉर एस्ट्रोजन डिपेंडेंट ब्रेस्ट कैंसर। ठीक है, ऐसी कौन सी ड्रग है जो आप यूज करोगे किसके लिए, एस्ट्रोजन डिपेंडेंट ब्रेस्ट कैंसर के लिए। ऑप्शंस क्या अपने पास में, टेमोक्सिफेन, क्लोमिपेन सिट्रेट, एस्ट्रोजन या फिर एड्रियामाइसिन। एस्ट्रोजन डिपेंडेंट ब्रेस्ट कैंसर के लिए आप कौन सी ड्रग यूज में करोगे। तो देखिए, एस्ट्रोजन डिपेंडेंट ब्रेस्ट कैंसर के लिए जो ड्रग यूज करेंगे उसका क्या नाम है, टेमोक्सिफेन। ठीक है, एमसीक्यू पूछा हुआ है, आगे भी आ सकता है कि टेमोक्सिफेन को कहाँ यूज करते हैं, तो टेमोक्सिफेन इज यूज्ड टू ट्रीट ब्रेस्ट कैंसर। ठीक है, अभी किस प्रकार से ट्रीट करेगा, बाय इंटरफेयरिंग द इफेक्ट्स ऑफ एस्ट्रोजन इनटू द ब्रेस्ट टिश्यू। ठीक है, ब्रेस्ट टिश्यू के ऊपर एस्ट्रोजन के इफेक्ट को यहाँ पे ये क्या करेगा, इंटरफेयर करेगा। इंटरफेयर करने से क्या होगा, ब्रेस्ट कैंसर को ट्रीट करेगा, और ये अपन एज ए प्रोफाइलेक्टिकली भी अपन दे सकते हैं ब्रेस्ट कैंसर को प्रिवेंट करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे देखिए आपको ड्रग दिख रही है, क्या नाम है इसका, क्लोमिफेन सिट्रेट। ये किस यूज में आती है, तो इसका होता है यूज्ड टू ट्रीट इनफर्टिलिटी ऑफ वुमन। ठीक है, वुमेन्स के अंदर ये क्या करती है, इनफर्टिलिटी को ये ट्रीट करती है। ये किस प्रकार से ट्रीट करेगी, तो बाय हॉर्मोन्स का ये क्या करेगी, स्टिमुलेशन करेगी, और एक को क्या करेगी, मैच्योर करेगी। ठीक है, कौन सी ड्रग काम में आती है, क्लोमिफेन सिट्रेट। ठीक है, इनफर्टिलिटी को ट्रीट करेगी किसमें, वुमन में। ये एमसीक्यू भी पूछा जा सकता है। और एस्ट्रोजन क्या है, एक प्रकार का सेक्स हार्मोन है, सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स वगैरह इसी से डेवलप होते हैं। ठीक है, ब्रेस्ट डेवलपमेंट करने के लिए फीमेल्स के अंदर क्या होना चाहिए, सेकेंडरी की जो सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स है उनके डेवलपमेंट के लिए क्या जरूरी रहता है फीमेल्स में, एस्ट्रोजन। नेक्स्ट, एड्रियामाइसिन। तो एड्रियामाइसिन भी किस में काम आती है, एडवांस्ड स्टेज ब्रेस्ट कैंसर के ट्रीटमेंट में। ठीक है, और बट अपने को प्रिवेंट करवाना है यहाँ पे, जो ऐसा ब्रेस्ट कैंसर जो एस्ट्रोजन की अधिकता से या फिर एस्ट्रोजन के इंटरफेयर करने से वहाँ पे क्या हो रहा है, एस्ट्रोजन के द्वारा फैलाया जाता है, उसको आपको क्या करना है, रोकना है, उसको आपको इंटरफेयर करना। तो कौन सी ड्रग दोगे, टेमोक्सिफेन। बट अब क्या है कि ब्रेस्ट कैंसर हो गया है, रीजन क्या है, एस्ट्रोजन नहीं है। ठीक है, और कुछ भी रीजन हो सकता है, और वो कौन सी स्टेज में हो गया, एडवांस स्टेज में हो गया, तो आप कौन सी ड्रग दोगे, एड्रियामाइसिन। तो अपने इस एमसीक्यू का आंसर हो गया टेमोक्सिफेन। A 25-year-old patient is inquiring about the method or ways to detect cancer earlier। ठीक है, 25-year-old पेशेंट है, वो इंक्वायर कर रही है कि किस प्रकार से आप जो है वो कैंसर को डिटेक्ट कर सकते हैं अर्ली। द नर्स लीस्ट लाइकली आइडेंटिफाई दिस मेथड बाय स्टेटिंग। ठीक है, द नर्स
लीस्ट लाइकली आइडेंटिफाई दिस मेथड बाय द स्टेटिंग। अब नर्स क्या यहाँ पे बताएगी, एनुअल चेस्ट एक्सरे करवाने से, एनुअल पेप स्मीयर फॉर सेक्सुअली एक्टिव वुमेन ओनली, ठीक है, एनुअल डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन फॉर पर्सन्स ओवर एज ऑफ 40, या फिर ईयरली फिजिकल एंड ब्लड एग्जामिनेशन के द्वारा आप डिटेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे आपको क्या पूछा है, नर्स लीस्ट लाइकली आइडेंटिफाई, ठीक है, ध्यान में रखना, लीस्ट लाइकली आइडेंटिफाई के बारे में आपसे पूछा है। क्या रहेगा आपका करेक्ट आंसर, आपको क्या बताना है कि लीस्ट लाइकली, जो लाइक है एक प्रकार से आप समझ सकते हो कि एक्सेप्ट जैसा एमसीक्यू है ये, ठीक है। एक तो होता है ज़्यादा आप बताओगे उसके अंदर कि हाँ भाई मोर लाइकली एक आंसर होता है, एक होता है लीस्ट लाइकली, मतलब वो आंसर नहीं होना चाहिए, ठीक है। एज एक्सेप्ट के हिसाब से आपको इसके अंदर आंसर अपना सेलेक्ट करना है। तो देखिए आप किस प्रकार से अर्ली डिटेक्शन कर सकते हो आप कैंसर का। तो आप फर्स्ट वन आप कर सकते हो एनुअली, चेस्ट एक्सरे से कर सकते हो आप, ठीक है, फिजिकल एग्जामिनेशन से आप कर सकते हो, ब्लड इन्वेस्टिगेशन से आप कर सकते हो, सेकंड वन आप कर सकते हो एनुअली डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन के साथ में आप कर सकते हो आवर 40 ईयर। एनुअली डिजिटल एग्जामिनेशन से आप क्या चेक कर सकते हो, प्रोस्टेट कैंसर, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड वन एनुअली पेप स्मीयर ओवर 40 ईयर ऑफ एज विथ और विदाउट सेक्सुअली एक्टिव, ठीक है। अब देखिए ऑप्शन नंबर बी में क्या बताया गया आपको, एनुअली पेप स्मीयर फॉर सेक्सुअली एक्टिव वुमेन ओनली। जबकि क्या होता है, पेप स्मीयर जो है वो सेक्सुअली एक्टिव वुमेन को भी होता है और बिना सेक्सुअली एक्टिव वुमेन को भी आप पेप स्मीयर टेस्ट करवा सकते हो। इसलिए ये वाला ऑप्शन जो है आपका लीस्ट लाइकली आइडेंटिफाई करेगी न, अगर वो नर्स बताएगी तो, ठीक है। अपना ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा यहाँ पे, एनुअल पेप स्मीयर फॉर सेक्सुअली एक्टिव वुमेन ओनली, क्योंकि ये ओनली सेक्सुअली एक्टिव वुमेन्स के लिए नहीं होता है, ठीक है। वेदर सेक्सुअली एक्टिव और नॉट, आप किसी भी प्रकार से आप जो है जो पेप स्मीयर टेस्ट आप परफॉर्म करवा सकते हो। फोर्थ वन आप क्या कर सकते हो, ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन आप करवा सकते हो फ्रॉम 20 ईयर ऑफ एज से, आप क्या करवा सकते हो, ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन आप करवा सकते हो। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा अपना, ऑप्शन नंबर बी। बाकी के ऑप्शन से आप जो है अर्ली आइडेंटिफिकेशन कर सकते हो, ठीक है। बॉडी के अंदर कोई चेंजेस होंगे तो आपको जब आगे फर्दर एग्जामिनेशन कराओगे तो आपको पता लग जाएगा, तो आप बाकी किसी तरीके से करवा सकते हैं। मगर अपना करेक्ट आंसर क्या रहेगा, एनुअल पेप स्मेयर फॉर सेक्सुअल एक्टिव वुमन ओनली, क्योंकि आपको क्या पूछा है यहाँ पे, नर्स इज लीस्ट लाइकली आइडेंटिफाई, ठीक है। एमसीक्यू एग्जाम में पूछा गया है, बहुत से ये स्टूडेंट्स के गलत भी हो रखा था एग्जाम में। नेक्स्ट एमसीक्यू अपना, इन स्टेजिंग एंड गार्डिंग ग्रेडिंग नियोप्लाज्म टीएनएम सिस्टम इज यूज्ड, टीएनएम स्टैंड फॉर, ठीक है, इन स्टेजिंग एंड ग्रेडिंग नियोप्लाज्म टीएनएम सिस्टम अपन यूज करते हैं। टीएनएम का मतलब क्या होता है, ठीक है, ये अपन ने लास्ट क्लास के अंदर एमसीक्यू सोल्व किया था, ज़्यादा अपन वेट नहीं करेंगे इसके आंसर के लिए। तो देखिए फर्स्ट एमसीक्यू मैंने आपको कल भी बताया था कि टीएनएम सिस्टम किसके लिए होता है, एक तो कैंसर की स्टेज को पता लगाने के लिए, दूसरा कैंसर की कौन सी ग्रेड चल रही है, ठीक है, M1 या फिर N2 या फिर T1234 या फिर T0 या फिर TIS, ये सारा चीज़ मैंने आपको कल पढ़ाया था। इसी वजह से आप अपन अब एमसीक्यू में क्या पूछा है आपसे कि टीएनएम स्टैंड करता किसको है, ठीक है, टाइम, न्यूप्लाज्म, मोड ऑफ ग्रोथ को, ट्यूमर, नोड एंड मेटास्टेसिस को, ट्यूमर, न्यूप्लाज्म, मोड ऑफ ग्रोथ को, या फिर टाइम, नोड और मेटास्टेसिस को, किसे जो है वो टीएनएम स्टैंड्स फॉर। तो इसका आंसर क्या रहेगा अपना, ट्यूमर, नोड एंड मेटास्टेसिस इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट एमसीक्यू, a nurse is teaching a patient who suspect that she has lump in her breast। एक नर्स है वो क्या कर रही है, पेशेंट को टीच कर रही है, और पेशेंट को क्या सस्पेक्ट हुआ है कि उसे क्या है, ब्रेस्ट के अंदर एक लंप जैसी स्ट्रक्चर फील हो रही है। द नर्स इंस्ट्रक्ट द पेशेंट दैट ए डायग्नोसिस ऑफ ब्रेस्ट कैंसर इज कन्फर्म्ड बाय, ठीक है, ब्रेस्ट कैंसर के आप डायग्नोसिस को किस प्रकार आप कंफर्म कर पाओगे, इसके बारे में आपसे पूछा गया है, एमसीक्यू है, ठीक है। ऑप्शन क्या है, ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन से, मेमोग्राफी से, चेस्ट एक्सरे से, या फिर फाइन नीडल एस्पिरेशन से, किस प्रकार जो है आप ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन आप कर सकते हो।
तो देखिए ऑप्शन नंबर 1 के अंदर क्या होता है, ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन, ये एक प्रकार का क्या है, स्क्रीनिंग टेस्ट है, या फिर आप कह सकते हो इसको स्क्रीनिंग मेथड होता है अर्ली आइडेंटिफाई करने का। बट आपसे क्या पूछा है यहाँ पे, कन्फर्मेशन पूछा है, तो आप क्या करोगे कन्फर्मेशन में, फाइन नीडल एस्पिरेशन। ठीक है, फाइन नीडल एस्पिरेशन के द्वारा आप क्या कर सकते हो, ये एक प्रकार के इसके अंदर क्या करोगे आप, बायोप्सी। अब बायोप्सी आप जब करोगे तो वहाँ पे आपको अब नॉर्मल ग्रोथ आपको वहाँ पे देखने को मिलेगा। तो फाइन नीडल एस्पिरेशन के द्वारा आप क्या कर सकते हो, ब्रेस्ट कैंसर का कंफर्मेटरी डायग्नोसिस आप परफॉर्म कर सकते हो। बाकी देखिए मेमोग्राफी और चेस्ट एक्सरे, मेमोग्राफी किसके लिए करते हैं अपन, ब्रेस्ट को अपन क्या करते हैं कि लो डोज एक्सरे के ऊपर अपन क्या कर सकते हैं, एग्जामाइन करते हैं। ठीक है, और ये भी क्या करता है, एलडी डायग्नोसिस करने में हेल्प करते हैं, मगर इससे भी क्या होता है कि कंफर्म नहीं कर पाते हम कि ब्रेस्ट के अंदर कैंसर है कि नहीं है। आपको लंप वगैरह का आपको पता लग जाएगा, मगर वो कैंसरिस कंडीशन है, उसके लिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, फाइन नीडल एस्पिरेशन आपको करना ही पड़ेगा, एक प्रकार का बायोप्सी टेक्निक होती है। तो नेक्स्ट मैंने आपको कल बताया था कि ब्रेस्ट कैंसर मोस्ट कॉमन टाइप कहाँ होता है, तो आउटर अपवर्ड। ठीक है, आउटर अपवर्ड रीजन के अंदर, जैसे अपने 4 पार्ट है तो इस पार्ट के अंदर क्या रहता है, मोस्ट कॉमन ब्रेस्ट कैंसर जो है वो डेवलप होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए डायग्नोस्टिक टेस्ट फॉर डायग्नोसिस ऑफ प्रोस्टेट कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर के डायग्नोसिस के लिए आप जो है कौन सा टेस्ट आप परफॉर्म करोगे, डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन, प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन पीएसए, प्रोस्टेट बायोप्सी, या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो देखो जब प्रोस्ट कैंसर की एग्जामिनेशन की बात आए या फिर डायग्नोसिस की बात है, तो अपने ये जो है तीनों ही अपना करेक्ट आंसर है, इसलिए अपना करेक्ट आंसर क्या जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, अब बस इसके अंदर अगर आपको और इफेक्टिवली और आपको अच्छा आंसर देना तो आप क्या दे सकते हो, प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन को आप क्या करोगे, यहाँ पे असेस करते हैं। ठीक है, तो अब इसके अंदर क्या होता है, प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन और कुछ नहीं है, एक प्रकार का प्रोटीन है, प्रोटीन प्रोड्यूस्ड बाय प्रोस्टेट। ठीक है, प्रोस्टेट ग्लैंड्स के द्वारा एक प्रकार का प्रोटीन रिलीज होता है, इसी प्रोटीन को अपन क्या करते हैं, असेस करते हैं ब्लड के अंदर। ठीक है, अब इसका जब लेवल हायर होता है, बड़ा हुआ लेवल होता है, तो इसका मतलब क्या होता है, यहाँ पे कैंसरियस कंडीशन हो सकती है। बाकी जो है वो इसका पीएसए का लेवल जो है वो नॉर्मल एज के साथ के अंदर भी स्लाइटली वेरी करता है। ठीक है, अब देख लेते हैं अपन रेंज क्या रहती है प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन की, यहाँ से एमसीक्यू पूछा जाता है। तो देखिए 40 टू 49 ईयर की एज पे इसका जो रेंज रहता है वो कितना रहता है, 0.25 नैनोग्राम पर एमएल। ठीक है, नैनोग्राम पर एमएल के अंदर इसका यूनिट रहता है। ठीक है, इसके बाद के अंदर बात करते हैं तो 50 टू 59 ईयर की एज पे इसका लेवल कितना रहता है, 0 टू 3.5 नैनोग्राम पर एमएल। इसके बाद में 60 टू 69 या फिर 70 प्लस, तो इसके अंदर तो क्या रहेगा 0 टू 4.5, और इसके अंदर क्या रहता है 0 टू 6.5। तो एज के अकॉर्डिंग भी ये क्या करता है, पीएसए का लेवल जो है वो वेरी करता है, इसलिए अगर इसका लेवल बढ़ा हुआ देखने को मिलता है तो हो सकता है उसको क्या हो गया, प्रोस्टेट कैंसर की रिस्क हो सकती है। बाकी का आप एग्जामिनेशन जैसे डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन या प्रोस्टेट बायोप्सी से आप क्या कर सकते हो, कंफर्म कर सकते हो। ठीक है, तो एक प्रकार का क्या है टेस्ट होता है, प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन नैनोग्राम। नेक्स्ट एमसीक्यू अपना, द फॉलोइंग मेटाडोज इनहेलर इज प्रिस्क्राइब्ड एज ए पार्ट ऑफ मैनेजमेंट ऑफ अस्थमा। ठीक है, अस्थमा के मैनेजमेंट के लिए जो आपको नीचे दिए गए ऑप्शंस के अंदर आपको क्या दिखाई दे रहा है, एक मेटाडोज इनहेलर देखने को मिल रहा है। ठीक है, इनहेलर बोलते हैं इसको अपन, पूरा नाम क्या है, एमडीआई। एमडीआई क्या बोलते हैं, मेटाडोज इनहेलर। प्रिस्क्राइब किया गया है मैनेजमेंट करने के लिए, किसको, अस्थमा के लिए। विच मेडिकेशन वुड लाइकली टू बी यूज्ड एज पर दिस कलर कोड एमडीआई। ठीक है, देखो एमडीआई के भी मीटर डोज इनहेलर के भी कलर कोड होते हैं, जिस प्रकार से आप जो ऑक्सीजन के, ठीक है, ऑक्सीजन पाइपलाइन वगैरह के हॉस्पिटल्स के अंदर, ठीक है, बाकी आप कैनुलास के कलर कोड पढ़ते हो, वेंचुरी के आप कलर कोड पढ़ते हो, तो मीटर डोज इनहेलर के भी कलर कोड है, एमसीक्यू बन सकता है एग्जाम के अंदर इससे भी। तो देखिए
आपको जो इमेज दिखाया गया है ये कौन से कलर कोड का, इसके अंदर जो कलर कोड है वो कौन सा यहाँ पे ड्रग रहेगी इसके अंदर, ये आपसे पूछा गया है। विच मेडिकेशन वुड लाइकली टू बी यूज्ड एज पर दिस कलर कोडेड एमडीआई? बुडेसोनाइड, सालबुटामोल, सालमेट्रोल या फिर मेंटुलाकास्ट? क्या रहेगा यहाँ पे करेक्ट आंसर? देखो यहाँ पे आपको क्या कलर देखने को मिल सकता है, ये ब्लूइश कलर, जैसे आपको स्लाइटली ब्लूइश कलर आप देख सकते हो इसको, ठीक है, ब्लूइश ग्रीनिश कलर यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। तो इसके अंदर जो है वो मोस्ट प्रोबेबली कौन सा मेडिकेशन रहता है? तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या है, ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 में क्या है, सालबुटामोल। ठीक है, सालबुटामोल क्या होता है, ये एक जब अस्थमेटिक की कंडीशन होती है तो अपन क्या देते हैं, बीटा 2 एगोनिस्ट। ठीक है, तो इसके अंदर क्या है, सालबुटामोल। अब देखिए बाकी के कलर कोड अपन देख लेते हैं। ठीक है, ब्लू के अंदर तो क्या होता है, बीटा 2 एगोनिस्ट ड्रग्स। इसके बाद में क्या रहता है, ग्रीन। ग्रीन के अंदर क्या होता है, लॉन्ग एक्टिंग बीटा एगोनिस्ट। इसके बाद में येलो, येलो कलर के एमडीआई। ठीक है, मैं यहाँ पे आपको मीटर डोज इनहेलर के कलर बता रहा हूँ मैं अभी। तो एमडीआई अगर येलो कलर का हो तो आप उसके अंदर क्या रहता है, एंटी कोलिनर्जिक्स। इसके बाद में अगर ब्राउन कलर का आपको एमडीआई दिखाई दे रहा है तो ब्राउन कलर के अंदर क्या रहता है, इनहेलेंट कॉर्टिकोस्टेरॉइड। इस प्रकार से मेनली 4 कलर कोड होते हैं मीटर डोज इनहेलर के अंदर, एग्जाम में पूछे जाते हैं। और ध्यान रखना, क्या पता पूछ ले। ठीक है, थोड़ा अपडेट करता रहता है एम्स खुद को, तो आ सकता है एग्जाम में एमसीक्यू। द इमेज गिवन बिलो इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ अस्थमा विच एज ग्रुप। ठीक है, आपको जो क्या है कि अस्थमा के अंदर जो इंस्ट्रूमेंट आपको यूज करने को देखने को मिलता है। ठीक है, पीछे क्या है, एमडीआई है, मीटर डोज इनहेलर, वो भी कौन सा, ब्लू कलर का। ब्लू कलर में क्या होता है, सालबुटामोल। ठीक है, बीटा 2 एगोनिस्ट एगोनिस्ट होते हैं सालबुटामोल। और उसके आगे क्या लगाया गया है, स्पेशल लगाया गया है, और यहाँ पे क्या रहता है, ये अटैच हो जाता है। तो इसको हम क्या करते हैं, पंप करते हैं, तो इसके अंदर का जो सालबुटामोल है वो यहाँ से क्या करता है, मास्क के थ्रू क्या रहता है, एयरवे के अंदर जाता है पेशेंट के। तो ये कौन सी एज ग्रुप के लिए ये अपन स्पेशल काम में लेते हैं, इन्फेंट एंड टॉडलर्स के लिए, एडोलसेंट के लिए, स्कूल गोइंग चिल्ड्रंस के लिए, या फिर एडल्ट पेशेंट के लिए? देखो इसके अंदर आपको 3 इक्विपमेंट्स देखने को मिल रहे हैं। सबसे पहला तो आपके पास में क्या है, ये एमडीआई है। दूसरा, एमडीआई के बीच का जो ये डिस्टेंस है, इसे हम क्या कहते हैं, स्पेसर। और ये आउटर साइड के अंदर क्या लगाया गया, यहाँ पे फेस मास्क। तो अब इसका यूज करने के लिए आप क्या करोगे, ये किस में यूज में आता है, तो इन्फेंट्स और टोडलर्स के अंदर जो है वो फेस मास्क, स्पेसर और एमडीआई तीनों को एक साथ में अटैच करके अपन पेशेंट को जो है वो यहाँ पे नेबुलाइज करते हैं। ठीक है, मीटर डोज इनहेलर अपन देते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या है, फेस मास्क अटैच हुआ है, तो आप किसको दोगे, इन्फेंट एंड टोडलर को। तो आप अकॉर्डिंग टू एज ग्रुप आप किस प्रकार से यूज करोगे, तो ये भी अपन देख लेते हैं। चिल्ड्रंस लेस देन 4 ईयर, अब इसके लिए आप क्या करोगे, मीटर डोज इनहेलर प्लस स्पेसर प्लस फेस मास्क। नेक्स्ट, अगर आपसे एमसीक्यू पूछ ले कि चिल्ड्रन है 4 to 12 ईयर का, तो अब यहाँ पे आप क्या यूज में करोगे, तो एमडीआई प्लस ओनली एंड ओनली क्या, स्पेसर। नेक्स्ट, मोर देन 12 ईयर का जो पेशेंट है उसको आपको प्रोवाइड करवाना, तो आप डायरेक्ट जो है वो एमडीआई से आप उसको जो है वो इनहेलर दे सकते हो। ठीक है, अस्थमा के ट्रीटमेंट के लिए काम में लिया जाता है। तो एमसीक्यू आगे बन सकता है आपके।
ठीक है, तो ध्यान में रखना। नेक्स्ट एमसीक्यू अपना, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डेमोन्स्ट्रेट इन दिस पिक्चर। ठीक है, इस पिक्चर के अंदर आपको क्या डेमोन्स्ट्रेट किया जा रहा है? ये गॉर साइन है, कर्निंग साइन है, चैडॉक साइन है, या फिर बेबिंस्की साइन है। तो आप इसमें से देखो दो ऑप्शन तो आप आराम से निकाल दोगे, क्योंकि ये तो आप बहुत सी बार पढ़ते हुए आ रहे हो। तो आपको दो ऑप्शन के अंदर कंफ्यूजन आपको देखने को मिलेगी, तो आप अपना करेक्ट आंसर गेस कीजिए। क्या रहेगा अपना करेक्ट आंसर इस एमसीक्यू में? तो देखिए, सबसे पहले जो है वो पेशेंट कौन सी पोजीशन के अंदर आ रहा है? फर्स्ट वन पोजीशन के अंदर आ रहा है, फिर नेक्स्ट सेकंड पोजीशन में, फिर नेक्स्ट थर्ड पोजीशन में, फिर वो फाइनली क्या कर रहा है, वो खड़ा हो रहा है। ठीक है, तो स्टैंडिंग पोजीशन में आने के लिए पेशेंट को ये सब चीज़ें, ये सब जो है वो डायरेक्शन बॉडी के फॉलो करने पड़ते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये होता किस में, ये किस वजह से पेशेंट ऐसा हुआ है, तो इसे हम क्या कहते हैं? प्रोक्सिमल मसल वीकनेस। ठीक है, प्रोक्सिमल मसल वीकनेस की वजह से जो है वो पेशेंट प्रॉपर तरीके से खड़ा नहीं हो पा रहा है, और अपने दोनों हैंड्स को जो अपने थाई के ऊपर यहाँ पे रख के, ठीक है, स्क्वाटिंग पोजीशन के अंदर वो क्या कर रहा है? खड़ा रहने की कोशिश कर रहा है, या फिर अपने बॉडी के एक प्रॉपर अलाइनमेंट में रखने की कोशिश कर रहा है। तो इस साइन को हम क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ये कौन सा साइन है? गॉर्ड साइन। ठीक है, इसके अंदर देखने को मिलता है प्रोक्सिमल मसल्स के वीकनेस के अंदर ये साइन आपको देखने को मिलता है। ठीक है, अच्छे से आप देख लीजिए, हो सकता है इमेज के अंदर डायरेक्ट आपको केवल और केवल यही इमेज आपको दिखाई जाए, बट मैंने इस इमेज को समझाने के लिए प्रॉपर पूरी इमेज आपके सामने लेके आया हूँ, ताकि आपको जो डाउट्स वगैरह है वो कंप्लीट तरीके से क्लियर हो जाए। ये कौन सा साइन है? गॉर्ड साइन। किसमें आता है? प्रोक्सिमल मसल वीकनेस होती है थाई की। कौन सी मसल? थाई की। इसके अंदर एक काम में लिया जाता है ये साइन। अब देखिए, आपके सामने दो इमेजेस हैं, एक है कर्निंग साइन, दूसरा कौन सा है? बर्जिंस्की साइन। ठीक है, ये दोनों ही किसके अंदर देखने को मिलते हैं? तो मेनिंजाइटिस के अंदर। ठीक है, तो मेनिंजाइटिस के क्लासिकल साइन के बारे में आपसे पूछे तो कौन से होते हैं? कर्निंग साइन और मेनिंजा और बर्जिंस्की साइन। तो देखिए, आप कर्निंग से आप क्या समझ सकते हो? अगर आपको कंफ्यूज होता है दोनों के अंदर, तो आप कर्निंग से आप क्या समझ सकते हो? नी। ठीक है, इसके अंदर अपन क्या करते हैं? नी का आप मूवमेंट करोगे। सबसे पहले समझने के हिसाब से मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले आपने क्या किया? नी इज फ्लेक्स्ड टू 90 डिग्री। ठीक है, नी के एंगल को आपने जो है वो 90 डिग्री तक आपने क्या कर दिया? फ्लेक्स कर दिया। हिप इज फ्लेक्स्ड टू 90 डिग्री। अब जो हिप्स का एंगल है उसको भी आपने क्या कर दिया? 90 डिग्री पे आपने फ्लेक्स कर दिया। एक्सटेंशन ऑफ द नी इज पेनफुल और लिमिटेड इन एक्सटेंशन। अब आपको क्या करना है? नी का आपको क्या करना है? एक्सटेंशन करना है, बट एक्सटेंशन पूरा हो नहीं पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा? क्योंकि यहाँ पे पेशेंट को क्या होगा? पेन होगा। ठीक है, और लिमिटेड ही एक्सटेंशन कर पाएगा, थोड़ा बहुत ही एक्सटेंशन कर पाएगा नी का। ठीक है, लेग का। तो इसे, इस साइन को हम क्या कहते हैं? कर्निंग साइन। ठीक है, कैसे कर्निंग, कैसे आप नी, इस प्रकार से आप याद रख सकते हो। अगर आपको इमेज याद नहीं रहती है और इसके अंदर होता क्या है, डायरेक्ट इसकी डेफिनेशन भी पूछी जाती है, इमेज भी दे सकते हैं, और मेनिंजाइटिस में कौन सा साइन इंपॉर्टेंट है ये भी पूछे जाते हैं। दूसरा साइन कौन सा है यहाँ पे? बर्जिंस्की साइन। तो बर्जिंस्की साइन के अंदर क्या होता है? पैसिव फ्लेक्शन ऑफ नी, पैसिव फ्लेक्शन ऑफ नेक। तो जब आप नेक का पैसिवली फ्लेक्शन करते हो, देखो दो टाइप के फ्लेक्शन होते हैं, एक होता है एक्टिव, सेकंड होता है पैसिव। एक्टिव फ्लेक्शन वो होता है जो पेशेंट खुद करता है, पैसिव फ्लेक्शन होता है जो उसको एग्जामिनर मूवमेंट करवा रहा है। तो यहाँ पे देखो एग्जामिनर्स के आपको हाथ दिख रहे होंगे, तो क्या कर रहे हैं? पैसिव फ्लेक्शन कर रहा है वो नेक का। अब जब नेक का पैसिव फ्लेक्शन होगा तो क्या होगा? पहले पैर ऐसे से सीधे थे, फिर जब नेक का पैसिवली फ्लेक्शन करवाया तो क्या हो गया? हिप एंड नी का फ्लेक्शन आपको देखने को मिला। ठीक है, हिप का फ्लेक्शन, दूसरा आपको नी का फ्लेक्शन देखने को मिला। तो ये कौन सा साइन होता है? बर्जिंस्की साइन। अब ये क्यों देखने को मिलता है? ड्यू टू रिजिडिटी ऑफ मेनिंजीज। ठीक है, जो मेनिंजीज की जो लेयर होती है उसके अंदर रिजिडिटी आ जाती है, स्पाज्म रहता है, जो पेन होता है। ठीक है, तो जब आप नेक का पैसिवली फ्लेक्शन करोगे, ठीक है, एक्सटेंशन तो इस साइड में होता है और आप क्या कर रहे हो? फ्लेक्शन कर रहे हो। तो फ्लेक्शन करते हैं टाइम पे जो क्या है, हिप और नी का दोनों का क्या हो रहा है? यहाँ पे फ्लेक्शन हो रहा है। एक्सटेंशन मत कर देना एग्जाम के अंदर, क्योंकि डायरेक्ट एग्जाम में पूछी जाती है। यहाँ पे क्या हो रहा है? एक्सटेंशन, और यहाँ पे क्या हो रहा है? एक्सटेंशन, और यहाँ पे क्या हो रहा है? फ्लेक्शन। दोनों में आप कंफ्यूज नहीं होना, इमेज आपको याद रखनी है, नहीं याद रहती तो ये वाला फॉर्मूला आप याद कर सकते हो। नेक्स्ट,
अब देखिए इस एक इमेज के अंदर आपको कुछ 2-3 इमेज दिख जाएगी। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे क्या कर रहा है एग्जामिनर, देखो नॉर्मल प्लांटर रेस्पॉन्स को चेक कर रहा है। ठीक है, नॉर्मल प्लांटर रेस्पॉन्स कैसा होता है, टोइज डाउन होता है, फ्लेक्शन में देखने को मिलते हैं, ये एडल्ट में होता है। बट अब अगर एडल्ट में क्या हो रहा है, टोइज का क्या हो रहा है, अपवर्ड मूवमेंट देखने को मिल रहा है, तो ये किसे हम क्या कहते हैं, बेबिन्स की साइन। और बेबिन्स की साइन जो है वो नॉर्मल किस में होता है, बच्चों के अंदर, इन्फेंट्स के अंदर। और अबनॉर्मल अगर बेबिन्स की साइन लाइक इस प्रकार का रेस्पॉन्स देखने को मिला, जब आपने बेबिन्स की साइन आपने असेस किया और इस प्रकार का रेस्पॉन्स देखने को मिला, तो ये क्या रहता है, अबनॉर्मल रहता है किसमें, एडल्ट के अंदर। तो इसे हमने क्या कहा, बेबिन्स की साइन। बेबिन्स की साइन में क्या होता है, एक्सटेंसर प्लांटर रेस्पॉन्स देखने को मिलता है, फैनिंग ऑफ टॉयज एंड टॉयज अप। ठीक है, जो बड़ा वाला पैर का अंगूठा रहता है वो तो क्या आउटवर्ड के अंदर जाता है, ठीक है, अपसाइड के अंदर रहता है। बाकी की जो टॉयज रहती है, बाकी की जो फिंगर्स रहती है, ठीक है, अपने जो पैर की, तो वो क्या रहती है, इनवर्ड मूवमेंट करती है। तो इस प्रकार का जो मूवमेंट देखने को मिले, बच्चे के अंदर क्या होता है नॉर्मल, एडल्ट के अंदर क्या रहता है एबनॉर्मल, और एडल्ट के अंदर ये क्या रहता है, नॉर्मल रहता है। तो इस प्रकार से आप क्या असेस कर सकते हो, प्लांटर रेस्पॉन्स और बेबिन्स की रिफ्लेक्स में आपको पता लग गया होगा। अब देखिए नेक्स्ट आपको जो साइन बताया गया है, ये साइन क्या है, चैडॉक साइन। दूसरा साइन क्या है, ओपेनहाइम साइन। ठीक है, ओपेनहाइम साइन के अंदर क्या किया, सबसे पहले इस प्रकार से आपने टेपिंग करते आए, फिर आपने क्या देखा, इस प्रकार से आपने यहाँ पे भी क्या किया, रेस्पॉन्स आपने चेक किया। इसके अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा कि इसे हम क्या कहते हैं, ओपेनहाइम साइन। ठीक है, इसके अंदर भी आपको कुछ रिफ्लेक्सेस देखने को मिलेंगे। इसी प्रकार से दूसरा साइन कौन सा होता है, चैडॉक साइन। इसके अंदर हम बेबिन्स्की में क्या करते हैं, एकदम पैर के जो इंटरनल जो पार्ट रहता है, ठीक है, वहां अपन असेस करते हैं। बट चैडॉक साइन में क्या करते हैं, लेटरल साइड के अंदर, ठीक है, अपन पैर को सीधा रखते हैं और वहां पे लेटरल साइड के अंदर वो असेस कर रहा है, रिफ्लेक्स चेक कर रहा है, इसे हमने क्या कहा, चैडॉक साइन। तो ये कुछ प्रकार के साइंस होते हैं जो एग्जाम में आ सकते हैं। नेम द टेस्ट बीइंग परफॉर्म्ड बाय। तो आपको जो टेस्ट दिखाई दे रहा है, ये कौन सा टेस्ट है, कर्निंग साइन, बर्जिंस्की साइन, नक्चल रिजिडिटी, या फिर ओपेनहाइम साइन। तो देखो अभी मैंने ये सब साइन आपको करेक्ट करवा दी, तो अपना आंसर क्या जाएगा, कर्निंग साइन। क्योंकि यहाँ पे क्या कर रहा है, सबसे पहले फ्लेक्शन हो गया हिप का, नी का भी फ्लेक्शन करने के बाद में नी को क्या कर रहे हैं, वो एक्सटेंशन कर रहे हैं, तो क्या होगा, बच्चे को पेन होगा। तो पेन होगा, तो इस साइन को हमने क्या कहा, कर्निंग साइन। दूसरा साइन कौन सा होता है, बर्जिंस्की। तो यहाँ पे जो क्या कर रहे हैं, पैसिवली नेक का फ्लेक्शन करेंगे, तो जो अपने अपने हिप का और नी का क्या देखने को मिलेगा, फ्लेक्शन। नकल रिजिडिटी के अंदर क्या देखने को मिलेगा, ओपेनहाइम साइन के अंदर तो मैंने आपको बता ही दिया था कि अभी इस ओपेनहाइम साइन के बारे में मैंने आपको बताया था अभी इससे पहले वाले इमेज के अंदर। उसके अंदर क्या करते हैं, एंटीरियर सरफेस के ऊपर अपन पैर को उसके अंदर आप टच करते हैं। ठीक है, अब लोअर साइड में, लोअर साइड वेज के अंदर। दूसरा बिलो द फुट, बिलो द फुट भी आप क्या करते हो, आप रिफ्लेक्स से चेक करते हो। इस साइन को हम क्या बोलते हैं, ओपेनहाइम साइन। So this is the Kerning sign when patient is in lying with the thigh flexed on the abdomen. ठीक है, फ्लेक्शन के हो गए एब्डोमेन की साइड के अंदर, द लेग कैन नॉट बी कम्प्लीटली एक्सटेंडेड। अब जो है वो लेग है वो पूरा तरीके से एक्सटेंड नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, उसको पेन हो रहा है। ये कौन सा साइन हो गया, कर्निंग साइन। और अभी जो साइन दिख रहा है आपको, ये क्या हो गया, बर्जिंस की साइन। तो व्हेन द पेशेंट्स नेक इज फ्लेक्स्ड, flexion of the knees and hip is produced when the lower extremity is on side is passively flexed. The similar movement is seen in opposite extremities. ठीक है, तो इस प्रकार का जो मैंने आपको बर्जिंस की साइन बताया था, तो वो किस में आता है, मेनिंजाइटिस में दोनों कंडीशंस देखने को मिलती है। नेक्स्ट ये वाला साइन मैंने आपको बताया था, ये वाला कौन साइन होता है, बेबिंस्की रिफ्लेक्स। ठीक है, ये कौन सा होता है, चैडॉक्स रिफ्लेक्स। दूसरा कौन सा होता है, ओपेनहाइम रिफ्लेक्स। ठीक है, जब अपन ओपेनहाइम रिफ्लेक्स करते हैं तो नी जो ग्रेटर टो का क्या रहता है, अपवर्ड पोर्शन में रहता है, और लोअर साइड में क्या जाती है, फेनिंग ऑफ टोज यहाँ पे देखने को मिलती है ओपेनहाइम साइन के अंदर। ठीक है, तो ये कुछ 3 प्रकार के साइन है जो आप क्या कर सकते हो, लेग से आप असेस कर सकते हैं पेशेंट के अंदर। ठीक है, न्यूरोलॉजिकली अबनॉर्मलिटी यहाँ पे अगर इनमें अबनॉर्मलिटी होती है, तो हो सकता है पेशेंट में न्यूरोलॉजिकली कोई डिफॉर्मिटी हुई हो। नेक्स्ट एमसीक्यू, आइडेंटिफाई द इमेज गिवन बिलो। आपको जो इमेज दिखाई दे रही है, इसको आपको आइडेंटिफाई करनी है कि ये क्या इमेज है। न्यूमेटिक कंप्रेशन स्टोकिंग है ये, एंटी शॉक गारमेंट है, एल्गिनेट ड्रेसिंग है यहाँ पे, या फिर कंप्रेशन स्टोकिंग को हम क्या बोल सकते हैं, ओना बूट। ठीक है, तो ये कौन सी आपको इमेज दिखाई दे रही है, इसके अंदर क्या हो रहा है।
तो देखिए यहाँ पे क्या किया गया है, इसके जो पैर के ऊपर क्या लगाया गया है, एक कंप्रेशन स्टोकिंग लगाया गया है। इसे हम क्या बोलते हैं, न्यूमेटिक कंप्रेशन स्टोकिंग। इसको जो है एक पंप से जोड़ देते हैं। पंप का क्या नाम होता है, डीवीटी पंप, डीप वेन थ्रोम्बोसिस पंप भी अपन इसको कह सकते हैं, क्योंकि ये क्या प्रिवेंट करता है, डीप वेन थ्रोम्बोसिस को प्रिवेंट करता है, प्रिवेंट ठीक है, डीप वेन थ्रोम्बोसिस को प्रिवेंट करता है। और इसको हम कब अप्लाई करते हैं, पोस्ट सर्जरी। ठीक है, पोस्ट सर्जरी या फिर जो बेड रिडन पेशेंट होते हैं उनको अपन यहाँ पे प्रोवाइड करवा सकते हैं। ठीक है, और इसमें कंप्रेशन किसका होता है, कंप्रेशन होता है उस मसल का, क्या नाम है, काफ मसल। अभी जो आपको इमेज दिखाई दे रही है, इसे हम क्या कहते हैं, एंटी शॉक गारमेंट। ठीक है, एंटी शॉक गारमेंट। इसके अंदर भी क्या रहता है, देखो नंबर्स दिए हुए रहते हैं सबके। ठीक है, तो नंबर से आप आइडेंटिफाई करोगे कि इसको कहाँ अटैच करना होता है। ठीक है, सबसे नीचे क्या रहेगा, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर एंड 5th नंबर जो है आपको चेस्ट एंड एब्डोमेन वाले लेवल, जो लेवल के अंदर इसको अटैच करना रहता है। और इसको हम क्या कहते हैं, एंटी शॉक गारमेंट। ये किसको ट्रीट करते हैं, प्रिवेंट शॉक कंडीशन। ठीक है, जो शॉक है, सर्कुलेटरी फेलियर वगैरह। ठीक है, और अगर ब्लीडिंग वगैरह हो रखी होती है तो ब्लीडिंग को भी स्टॉप करने के लिए, या फिर ऑब्स्टेटिक हेमरेज के अंदर भी हम क्या करते हैं, एंटी शॉक गारमेंट को अपन यहाँ पे अप्लाई करते हैं। ये क्या कर देगा, इन सब चीज़ों को प्रिवेंट करेगा, पेशेंट को शॉक में जाने से बचाएगा। नेक्स्ट जो आपको इमेज दिखाई दे रही है, ये भी क्या है, एंटी शॉक गारमेंट है। ठीक है, सबसे लोअर के अंदर मैंने आपको बताया था 1 नंबर, इसके ऊपर 2, इसके ऊपर 3, 4 नंबर कहाँ पे आएगा, अपना जो पेल्विक रीजन है वहाँ पे। 3rd नंबर कहाँ पे आएगा, थाइज पे। ठीक है, अबव द नी। ठीक है, ये कहाँ रहेगा, काल्फ मसल पे। ये कहाँ रहेगा, अपने एचलीज टेंडन वगैरह वहाँ पे। ठीक है, इसे, और ये 5th नंबर का 6 नंबर का कहाँ रहता है, अपने चेस्ट एंड एब्डोमेन वाले एरियाज के अंदर। इसे हम क्या कहते हैं, एंटी शॉक गारमेंट। शॉक्स में जाने से पेशेंट को प्रिवेंट करता है। नेक्स्ट जो आपको इमेज दिख रही है, इसे हम क्या कहते हैं, एल्गिनेट ड्रेसिंग। ठीक है, तो इसको कंप्लीट नाम क्या होता है, कैल्शियम एल्गिनेट ड्रेसिंग। ये भी क्या करती है, ब्लीडिंग को स्टॉप करने में काम आता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इसकी इमेज देख सकते हो। ठीक है, ये तो कंपनी नेम रहता है यहाँ पे। ओके, प्रोमोट वुंड हीलिंग, मिनिमाइज पेन एंड ट्रॉमा एट ड्रेसिंग चेंज। ठीक है, इसके अंदर जो ड्रेसिंग है वो क्या करती है, चिपकती नहीं है जो वुंड के। तो जो आप चेंजेस करोगे तो ये क्या होगा, पेन नहीं होगा पेशेंट को। तो आजकल इसको भी ज़्यादा काम में लिया जा रहा है कि बेटर कंफर्ट प्रोवाइड करवाने के लिए पेशेंट को। और देखिए, अब जो आपको इमेज दिखाई दे रही है, इसे हम क्या कहते हैं, कंप्रेशन स्ट्रोकिंग, या फिर इसी को ही हम क्या बोल सकते हैं, उन्ना बूट। ठीक है, 3 लेयर गोज कंप्रेशन होती है इसके अंदर। ये एमसीक्यू बना हुआ है कि यहाँ पे कितने लेयर की अपन गोज में कंप्रेशन करते हैं, या फिर कितने लेयर के अंदर गोज को आप यहाँ पे राउंड अप करते हो, तो 3 लेयर। और ये किसके लिए काम में आता है, ये भी एमसीक्यू पूछा हुआ है, उन्ना बूट किसके लिए काम में आता है, तो वेरिकोज वेन के लिए। ठीक है, वेरिकोज वेन के लिए अपन जो है वो कंप्रेशन स्टोकिंग्स या फिर उन्ना बूट का मदद लेते हैं अपन। 3 लेयर यहाँ पे गोज कंप्रेशन ड्रेसिंग यहाँ पे की जाती है। दूसरा, आप यहाँ से भी समझ सकते हो कि इसके अंदर वो जो है वो नर्सिंग ऑफिसर या फिर मेल या फीमेल नर्सिंग ऑफिसर्स वो क्या कर रहे हैं यहाँ पे, उन्ना बूट या फिर वेरिकोज वेन को प्रिवेंशन के लिए क्या कर रहे हैं, कंप्रेशन स्टोकिंग्स का यूज कर रहे हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू आप सभी के सामने, आइडेंटिफाई व्हाट द टेस्ट बीइंग परफॉर्म ऑन द पेशेंट शोड। कौन सा टेस्ट है ये परफॉर्म किया जा रहा है पेशेंट के ऊपर। ऑप्शंस अपने पास में, फ्लूइड थ्रिल, शिफ्टिंग डलनेस, पडल साइन, या फिर फ्लैंक डलनेस। ठीक है, पेशेंट सुपाइन पोजीशन में है और आप अगर ये टेस्ट परफॉर्म कर रहे हो तो आपको पता होना चाहिए टेस्ट क्या है। इमेज पूछी जाती है एग्जाम के अंदर इस टेस्ट के बारे में। असाइटिस वाली कंडीशंस के अंदर भी ये टेस्ट अपन परफॉर्म करते हैं।
क्या रहेगा इसका करेक्ट आंसर? तो देखो सबसे पहले तो ये टेस्ट परफॉर्म किया किस में जाता है, तो एसाइटिस वाली कंडीशंस के अंदर। एसाइटिस के अंदर आपने पढ़ा होगा कि फ्लूइड का एक्युमुलेशन हो जाता है, जो पेरिटोनियम के लेयर के बाहर क्या रहता है, फ्लूइड का एक्युमुलेशन, जो सबक्यूटेनियस फैट वगैरह वहाँ पे क्या हो जाता है, फ्लूइड का एक्युमुलेशन हो जाता है। तो ये टेस्ट हम परफॉर्म करते हैं, इस टेस्ट को हम क्या कहते हैं, फ्लूइड थ्रिल। ठीक है, थ्रिल की से आप क्या समझते हो कि आपकी फ्लूइड की, आपको यहाँ पे जब आप इस प्रकार का टेस्ट करोगे तो फ्लूइड की आपको वेव्स वगैरह आपको फील होगी, दिखाई देगी। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, फ्लूइड थ्रिल टेस्ट। ठीक है, एग्जाम में पूछा जाता है फ्लूइड थ्रिल टेस्ट। दूसरा आपको क्या इमेज दिखाई गई है, ये होता है शिफ्टिंग डलनेस। ठीक है, जो आप जब आप पेशेंट को लेटरल पोजीशन में लेटाते हो तो जो पेशेंट जो का जो फ्लूइड एक्युमुलेशन होता है वो कहाँ होता है, लोअर रीजन में होता है। फिर जब आप इसको टैप करते हो तो आपको जो डल साउंड यहाँ पे सुनाई देता है आपको। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, शिफ्टिंग डलनेस। और नेक्स्ट देखिए, पेशेंट को अगर अगेन आप किस में लेटा रहे हो, लेफ्ट लेटरल पोजीशन में यहाँ पे आप देख सकते हो। और जो एग्जामिनर है वो क्या कर रहा है कि इसके फ्लैंक रीजन के अंदर वो क्या कर रहा है, टेपिंग करते हुए वो क्या कर रहा है, असेसमेंट कर रहा है। तो इसे हम क्या कहेंगे, फ्लैंक डलनेस। नेक्स्ट जो साइन आपको इमेज दिख रहा है, ये कौन सा साइन है, पडल साइन। इसके अंदर क्या हो रहा है, असाइटिस वाली कंडीशन के होते हैं चारों साइन। ठीक है, असाइटिस से एमसीक्यू बनता है एग्जाम के अंदर। तो ये क्या रहता है, यहाँ पे जब पेशेंट इस पोजीशन में रहता है तो जिसे इसके अंदर अराउंड 120 ml तक जो फ्लूइड है वो यहाँ पे आपको इस पोजीशन के अंदर यहाँ पे इकट्ठा होता हुआ आपको फील होगा। ठीक है, दिखाई देगा इस ये, और ये जब पडल जैसी स्ट्रक्चर यहाँ पे बना लेगा कब, जब पेशेंट कहाँ रहेगा, नी एंड एल्बो पोजीशन के अंदर। ठीक है, नी एल्बो पोजीशन बनाएगा। तो इसके अंदर क्या होगा कि एग्जामिनेशन जब आप करोगे तो आपको जब पडल के जैसी आपको यहाँ पे स्ट्रक्चर देखने को मिलेगी, इसे हम क्या कहते हैं, पडल साइन। नेक्स्ट एमसीक्यू, यूज ऑफ द ट्यूब शॉन हियर। आपको जो ट्यूब दिखाई दे रही है इसका क्या यूज है, सीबीटी ड्रेनेज, ड्रेनेज ऑफ स्टमक, फीडिंग जेजुनेस्टोमी या फिर पेल्विक ड्रेन। तो देखिए इस एमसीक्यू का क्या आंसर रहेगा, ये जो ट्यूब आपको दिखाई गई है इस ट्यूब का नाम क्या है, सबसे पहले तो इसको हम कहते हैं टी ट्यूब। क्या कहते हैं इसको अपन, टी ट्यूब, क्योंकि ये टी जैसी स्ट्रक्चर यहाँ पे बना रही है, इसको हम क्या कहते हैं, टी ट्यूब। और ये लगाते हैं अपन कहाँ पे है, कॉमन बाइल डक्ट के अंदर। कॉमन बाइल डक्ट के अंदर जो डिनेज वगैरह यहाँ पे एक्युमुलेशन नहीं होना देने से प्रिवेंट करने के लिए, लाइक जो डिनेज वगैरह बनता है, डिनेज अगर वहाँ पे बनेगा और वो बाहर नहीं निकलेगा तो वो क्या करेगा, अगेन इन्फेक्शन कोज कर देगा। ठीक है, और जो है आपका कोलेडोसिस्टेक्टोमी जो डक्ट रहती है वो यहाँ पे क्या रहेगी, यहाँ पे कॉमन बाइल डक्ट वगैरह वो क्या रहेगी यहाँ पे, सॉरी कॉमन बाइल डक्ट, कॉमन बाइल डक्ट क्या करेगी यहाँ पे, ये क्लोज हो जाएगी, बंद हो जाएगी। तो प्रॉपर तरीके से जो क्या होगा, गाल ब्लैडर के अंदर का जो इन्फेक्शन इन्फ्लेमेशन है वो ठीक नहीं होगा, साथ में लीवर के अंदर भी इन्फेक्शन इन्फ्लेमेशन फैलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए अब क्या करते हैं, एक ओपनिंग क्रिएट करते हैं कॉमन बाइल डक्ट के अंदर। उसके अंदर क्या करते हैं, एक साइड के अंदर यहाँ से ड्रेनेज आता है, एक साइड के अंदर यहाँ से ड्रेनेज आके ये एक्सपेल आउट इस साइड से होता रहता है। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, कॉमन बाइल डक्ट का ड्रेनेज सिस्टम किसके द्वारा होता है, टी ट्यूब के द्वारा। ठीक है, तो यूज ऑफ द ट्यूब शोन ईयर, क्या होता है इसका ट्यूब, कॉमन बाइल डक्ट के ड्रेनेज करने के लिए किसका यूज होता है, टी ट्यूब का। तो आप इस इमेज के अंदर और अच्छी तरीके से देख सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या होती है, कॉमन बाइल डक्ट है। ठीक है, इसके यहाँ पे नीचे इस प्रकार से आप क्या कर देते हैं, आपके ट्यूब का प्लेसमेंट करते हैं। ठीक है, और यहाँ पे आप समझ सकते हैं ट्यूब का प्लेसमेंट इस प्रकार से किया जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट जो आपको इमेज दिखाई गई है ये किसकी इमेज है, तो गैस्ट्रोस्टोमी ट्यूब। ठीक है, इस ट्यूब को हम जी ट्यूब के नाम से भी जानते हैं, और ये एक तरीके से फीडिंग वगैरह प्रोवाइड करवाने में काम आती है गैस्ट्रोस्टोमी ट्यूब।
नेक्स्ट जो आपको इमेज दिखाई दे रही है इसे हम क्या कहते हैं, फीडिंग जेजुनोस्टोमी, या फिर इसको आप बोल सकते हो पीईजी ट्यूब या फिर पीईजे ट्यूब। तो आपको पता है कि जेजुनम का पार्ट कहाँ रहता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन के जेजुनम पार्ट के अंदर डायरेक्ट आप जो ट्यूब का प्लेसमेंट करते हो इसको अपन क्या बोलते हैं, फीडिंग जेजुनेस्टोमी। इसे हम क्या बोल सकते हैं, जेजुनेस्टोमी ट्यूब, या फिर इसको हम क्या कह सकते हैं, जे ट्यूब। और ये भी एक तरीके से न्यूट्रिशन वगैरह प्रोवाइड करने में हेल्प आती है। अगर कोई स्टमक के अंदर कोई अल्सरेशन वगैरह या फिर ओरली पेशेंट जो फूड नहीं ले सकता, तो आप जो है डायरेक्ट जेजुनम के अंदर आप इसको इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। अभी आप देख सकते हैं ये सबसे पहले ऊपर सारी टाइप कौन सा है, जेजुनल ट्यूब, ठीक है। सबसे पहले जो ओरल कैविटी से जो जेजुनम ट्यूब यहाँ से जेजुनम वाले रीजन के अंदर लाके अटैच कर दी, इसे हमने क्या कहा, नेजो जेजुनल ट्यूब। दूसरा कौन सा है, पीईजी जे, क्या नाम हो गया, परक्यूटेनियस एंडोस्कोपिक गैस्ट्रोजुजिनेस्टोमी ट्यूब, ठीक है। ये आप डायरेक्ट स्टोमक के थ्रू डालते हैं, इसे क्या बोलते हैं, पीईजी जे ट्यूब। क्या नाम है इसका, परक्यूटेनियस एंडोस्कोपिक गैस्ट्रोजुजिनेस्टोमी ट्यूब। इसके अलावा जो मैंने आपको इमेज दिखाई थी येलो वाली, वो कौन सी थी, पीजे ट्यूब की, ठीक है। ये वाली इसके अंदर डायरेक्ट जो है वो एब्डोमन के ऊपर आपको क्या इंसर्शन, जो इंसिजन लगा के डायरेक्ट आप जेजुनम के पास में ट्यूब को प्लेसमेंट करते हो, इसे आप क्या बोलते हैं, परक्यूटेनियस एंडोस्कोपिक जेजुनेस्टोमी ट्यूब, ठीक है। तो इस प्रकार से अपन क्या कर सकते हैं, जेजुनम को डायरेक्ट अपनी फीडिंग प्रोवाइड करवा सकते हैं। नेक्स्ट इसके अंदर देखिए आपको एक ड्रेन देखने को मिल रहा है, ऐसे हम क्या कहते हैं, जैक्सन प्रैट ड्रेन्स, ठीक है। तो जैक्सन प्रैट ड्रेन्स की इमेज एग्जाम में पूछी भी जाती है। तो ये कहाँ पे काम में आता है, एब्डोमेन रीजन के अंदर या फिर जो पेल्विक कैविटी के अंदर जो ब्लड यहाँ पे कलेक्शन होने का चांसेस रहता है, तो अपन क्या करते हैं, ड्रेन लगाते हैं पेल्विक कैविटी में, एब्डोमेन कैविटी के अंदर, ठीक है। तो इस प्रकार के जो आपको जो ड्रेन देखने को मिले, ये कौन से होते हैं, जैक्सन प्रैट ड्रेन। बाकी और भी ड्रेन आते हैं, पेनरोज ड्रेन आते हैं, रोमोविक ड्रेन आते हैं, ठीक है। आप उनकी भी इमेज जरूर देखिएगा, या फिर मुझे जब भी पता थोड़ा रहेगा तो मैं आपको खुद इमेज इनकी भी बता दूंगा, ठीक है, एग्जाम होने से पहले। दूसरा यहाँ पे क्या क्या लगाया गया है, डायरेक्ट आप कैथेटर के थ्रू जो यूरिनरी पाउच वगैरह आप डायरेक्ट यहाँ से बना सकते हैं। दूसरा यहाँ से आप क्या करते, इंसिडेंट साइट है, इंसिडेंट साइट के पास में आप क्या करते हो, ड्रेन लगाते हो, ताकि जो इंसिडेंट साइट का जो कलेक्शन है वो आप क्या कर सकते हो, बाहर निकाल सकते हैं। और ये यहाँ पे क्या बनाया गया है, स्टोमा, ठीक है। इसको अपन क्या बोल सकते हैं, पाउच फॉर एलियल कॉन्डिट, ठीक है, पाउच फॉर एलियल कॉन्डिट। नेक्स्ट एमसीक्यू अपना, इन द एडल्ट चेन सर्वाइवल, ठीक है। किसके बारे में पूछा है आपको, एडल्ट चेन सर्वाइवल के बारे में पूछा है, पीडियाट्रिक के बारे में नहीं पूछा है। आइडेंटिफाई द थर्ड इवेंट इन द फॉलोइंग इमेज, थर्ड इवेंट कौन सा है, ये वाला, ठीक है। तो इस फॉलोइंग इमेज के अंदर आपको जो थर्ड इवेंट को आइडेंटिफाई करना है और बताना कि ये क्या है, अर्ली वेंटिलेशन, रैपिड डिफिब्रिलेशन, पोस्ट कार्डियक क्रेक केयर, सॉरी, एक्टिवेशन ऑफ कार्डियक अरेस्ट। तो क्या होगा इस एमसीक्यू करेक्ट आंसर, आपको इसके बारे में यहाँ पे पूछा गया है, ठीक है। थर्ड इवेंट के बारे में पूछा गया, तो ये कौन सा इवेंट होता है, रैपिड डिफिब्रिलेशन का, ठीक है। रैपिड डिफिब्रिलेशन करना होता है थर्ड इवेंट के अंदर, ओके। अमेरिकन हेल्थ एसोसिएशन ने इनको बताया था। तो सबसे पहले क्या करना होता है, अर्ली रिकॉग्निशन ऑफ कार्डियक अरेस्ट, ठीक है। कार्डियक अरेस्ट का आपको क्या करना है, अर्ली रिकॉग्निशन करना है, और एंड एक्टिवेट द इमरजेंसी रेस्पॉन्स, ठीक है। इसलिए सबसे पहले वो क्या कर रहा है, कॉल कर रहा है, ठीक है। अर्ली आपको रिकॉग्निशन करना है कि कार्डियक अरेस्ट हुआ है, और एक्टिव क्या आपको इमरजेंसी रेस्पॉन्स आपको शुरू करना है। सेकंड स्टेज में देखो आपके हैंड बने हुए हैं, फिस्ट बनाई हुई है, और ये क्या कर रहा है, सीपीआर यहाँ पे प्रोवाइड करवा रहा है। इसके बाद में थर्ड वन क्या है, रैपिड डिफिब्रिलेशन, ठीक है, डिफिब्रिलेशन किया गया है। नेक्स्ट एम्बुलेंस सर्विसेज इसको प्रोवाइड की जा रही है, जिसको आप बता सकते हो बेसिक एंड एडवांस इमरजेंसी मेडिकल सर्विसेज,
एंड जो फिफ्थ वन है वो क्या है, एडवांस लाइफ सपोर्ट। एंड पोस्ट कार्डियक अरेस्ट केयर। इस प्रकार से जो है वो टोटल एडल्ट की सर्वाइवल की चेन बनाई गई है अमेरिकन हेल्थ एसोसिएशन के द्वारा, ठीक है, अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन के द्वारा, ठीक है। और यहाँ पे 5 इंपॉर्टेंट लिंक उन्होंने दिए थे अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन ने, और ये कहाँ फॉलो किए जाते हैं, आउट ऑफ हॉस्पिटल चेन के अंदर आपको सर्वाइवल करना है, कोई पेशेंट आपको दिखा है तो, ठीक है, 5th स्टेज के अंदर आते हैं तो उसको हॉस्पिटल में यहाँ पे पहुंचा देना चाहिए 4th और 5th स्टेज में। बाकी की चारों स्टेज कहाँ की गई है, आउट ऑफ हॉस्पिटल चेन के अंदर, ठीक है। इसी के साथ ही आज की अपनी क्लास को कंप्लीट करेंगे। काफ़ी एमसीक्यूज अपन ने सोल्व किए हैं, काफ़ी इमेज बेस्ड एमसीक्यू भी देखे हैं, थ्योरेटिकल एमसीक्यूज भी देखे हैं, डायरेक्ट पूछने वाले एमसीक्यूज भी अपन ने सोल्व किए हैं। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। और हमारी टेस्ट सीरीज रन करवाई जा रही है अब, जैसे 1 वीक के अराउंड टाइम बचा हुआ है, ठीक है। तो अभी जो एग्जाम के अंदर आपको पैटर्न भी बताया गया है कि सीक्वेंस बेस्ड आपको एमसीक्यू ज़्यादा देखने को मिलेंगे। तो हो सकता है कि सीक्वेंस बेस में आपको प्रायोरिटी बेस पूछ ले, ठीक है, प्रैक्टिकल बेस आपको पूछ ले, इमेज बेस पूछ ले, ठीक है, क्योंकि हॉस्पिटल सेटिंग्स के अंदर जो काम में आएंगे वैसे एमसीक्यू ज़्यादा आने की संभावना इस बार आपकी ज़्यादा है, ठीक है। थ्योरी सभी पढ़ के जाते हैं बट हॉस्पिटल्स के अंदर सब लोग काम नहीं करते हैं, ठीक है। तो इसलिए जो है वो थोड़ा बहुत इन सब का भी नॉलेज रहना जरूरी होता है। तो इसके लिए हमने क्या किया, 10 मॉडल पेपर बनाए जिसके अंदर हमने केवल और केवल थ्योरी बेस प्रैक्टिकल बेस सिनेरियो बेस एमसीक्यू हमने प्रोवाइड किया, ठीक है। 10 आपको प्री नोट से टेस्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग वहाँ पे मिलेंगे, नेगेटिव मार्किंग वगैरह सब चीज़ वहाँ पे आपको अवेलेबल मिल जाएगी। बाकी लाइक जरूर कीजिएगा हमारे वीडियो को, चैनल को आप सब्सक्राइब भी करके जाना अगर कोई नए हो तो। डेली बेसिस पे हम यहाँ पे लाइव क्लासेस और रिकॉर्डेड क्लासेस हम यहाँ पे डेली अपन यहाँ पे कंटिन्यू रखते हैं। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच बने रहने के लिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में, थैंक यू।